अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीटीवी के मकबूल आम हेल्थ केयर प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। हमारे दरमियान हैदराबाद के मशहूर व मारूफ डॉक्टर सैयद अब्दुर्रहमान मौजूद हैं, जो जिस्माना और मर्दाना कमज़ोरी के बेहतरीन मुआलिज हैं। वो गुज़िश्ता 3 हफ़्तों से आपको मुख्तलिफ़ वजूहात और इलाज के बारे में बता रहे हैं। आज आपको ज़ियाबितुस से मुतासिरा मर्दों में बाचपन के उन्वान पर वो वजूहात और इलाज व मुआलजे से मुताल्लिक़ तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाह क्लिनिक नामपल्ली पर वाक़ है। आप फ़ोन के ज़रिए भी अपने मसाइल पेश कर सकते हैं या फिर डॉक्टर साहब से बनफ़्स नफ़ीस मुलाकात भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब फरमाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले हफ्ते हम लोग जरियान के बारे में डिस्कस करे थे। जरियान के बारे में आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके थोड़े से सवालात लेके हम फिर आगे बढ़ते हैं। आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा ज़ियाबितीस से मुतासिरा लोगों में बांझपन यानी इनफर्टिलिटी। बहुत सारे मरीज़ हैं जिनको डायबिटीज़ है, उनको एक बहुत सारे मिथ हैं, उनको बहुत सारा कन्फ्यूजन है उन लोगों में कि हमारे शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं वगैरह, या शुगर है तो औलाद का होना, औलाद को हासिल करने में बहुत दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, किन किन वजूहत से होता, क्या होता। तो अभी हम लोग जो पिछले हफ्ते डिस्कस करे थे मर्ज जरियान, जिसको एक बहुत ख़तरनाक मर्ज के तरह पेश किया जाता है, जो कि वैसा है नहीं। लाइलाज लोगों में तो कौन सा भी मर्ज हो बढ़ता चला जाता है। तो ये कहना कि इससे जरियान में पूरी ताकत तवानाई ख़त्म हो जाती है, मर्दाना कमज़ोरी आ जाती है, फला ये सब चीज़ें एक उतना ज़्यादा उसमें नहीं जाना चाहिए। जब भी एक इंडिकेशन मिल जाता है, इसमें पता चल जाता है, बिला इख्तियार कुछ भी लाइजदार मादा निकल जाता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो आप एक अच्छे डॉक्टर से रुजू हो और उसका इलाज करवा लें। ये जरियान होता क्या है, हम पिछले बार भी डिस्कस कर रहे थे। बिला इख्तियार कुछ रुतूबत पेशाब करने से पहले या पेशाब के बाद में मर्द हजरात में, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, इन लोगों में वो खारिज हो जाता है। इससे मरीज़ में एक मेंटल, एक दिमागी एक फतूर आ जाता है, एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है एक दिमाग में कि भाई ये क्या हो रहा है, ये कितना लॉस हो जा रहा है। किसी को एक दस को बोलने का प्रॉब्लम नहीं है ये, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने दिल में, अपने मन में रख के इसको और बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। अक्सर होता ये है कि इसको कहते हैं जरियान मनी चले जा रहा, स्पर्म्स चले जा रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं, बोलते हैं, कहते हैं इस तरीके से आम जबान में लोग, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं पिछले बार भी बोला था आपको, इसमें 2 किस्म के जरियान मजी, एक जरियान मनी भी होता है। नॉर्मली ये होता है कि जो प्रोस्टेट होता है ग्लैंड हमारे पास, और दूसरे जो 2 ग्लैंड्स होते हैं वो सेमिनल फ्लूइड बनाते हैं, और टेस्टिकल्स में स्पर्म्स बनते हैं। तो ये स्पर्म्स जो है सेमिनल फ्लूइड में आकर इजैकुलेशन के वक्त वो जब बिस्तर करते हैं तो बाहर निकलते हैं। ये स्पर्म्स औलाद के हुसूल के लिए, औलाद को हासिल करने के लिए, फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अक्सर रिसर्च ये किया गया है, जैसे ईरान एक मुल्क है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये मरीज़ पाए जाते हैं इसके, शायद उसके वहाँ के ज्योग्राफी की वजह से या वहाँ के टेम्परेचर के वजह से, ये बहुत सारे वहाँ पे रिसर्चेस हुए। इसमें पता ये चला कि 0.5 to 1 ml, 0.5 to 1% जो है सिर्फ स्पर्म्स उसमें आते हैं। जो स्पर्मेटोरिया जो कहते हैं, या फिर जो फ्लूइड निकलता है, खारिज होता है, लैसदार रुतूबत जो निकलते रहती है, उसमें मनी भी निकलती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1% मैक्सिमम ये कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो खारिज हो रहा है, जो स्पर्म्स वगैरह जो निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खतरा गया तो उसमें स्पर्म्स निकल गए, उसमें सेमिनल फ्लूइड वगैरह भी निकलता है। तो ये क्यों होता है, क्या है, हम पिछले बार भी देखे हैं। अक्सर क्या है, ये बॉडी में ये क़ुव्वत रहती है कि डेली
5 to 10 ml सेमिनल फ्लूइड बन जाता है और वो स्टोर होता है बॉडी में, तो वो निकलेगा, वो तो नेचुरल है। शादीशुदा लोगों में तो आप जैसा भी वो लोग परफॉर्म करते हैं अपना एक्ट वगैरह, उसमें वो निकलता है। तो इस तरीके से वहीं स्टोर होके रहना ये नहीं होता। जिस तरीके से लोगों को मतलब पेशाब बराज वगैरह जो पास करना है, उसी तरीके से वो भी निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस नहीं है तो वो एहतलाम जो होता है, मतलब बिस्तर में रात के टाइम पे कुछ ख्वाब आना वगैरह, उसमें भी वो खारिज हो जाता है। तो इसको पैनिक ना हो, परेशान ना हो, इसको सोच सोच कर और भी डर पैदा हो जाता है लोगों में। तन्हाई इख्तियार कर लेते हैं बच्चे, ख़ास तौर पे जो 18, 19, 20 साल के हैं। पहले ये सोचें कि आप अपना फ्यूचर बनाना है, आप पढ़ना है, आपको या अपना काम करना है, या आपको अपना घर चलाना है, आगे जाके शादी करना है, अपने नस्ल को आगे बढ़ाना है, ये सब करना है आपको। तो आप ये ना सोचें कि भाई अभी हो गया मेरा ख़त्म, ये निकल जा रहा है, मेरे को मर्दानगी चले जाती हो जाती, ये सब चीज़ें नहीं होते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, ये एक मर्ज़ है, ये एक परेशानी है, इसको हम दूर करना चाहिए। तो आप लोग पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, माँ बाप उसका ख्याल रखें, देखें, उनसे बच्चों से बात करें, बच्चों को जो है सो आप ला के बताएँ, और या फिर उनको बहुत सारे ग़िज़ा रहते, डाइट रहती है, उसको फॉलो करना चाहिए। डाइट से ही कितना कि हम कंट्रोल कर सकते हैं मर्ज़ जरियान को। जैसे कि मसालेदार चीज़ें हैं वगैरह वगैरह, जो बाहर के जो जंक फूड्स खा रहे हैं आजकल, ये जैसा कि बाहर के जो आदत अखलाक हैं, मतलब आजकल अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस हो गया है, बच्चे उसमें इंडल्ज हो रहे हैं, फहश तस्वीर, फहश मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं, रात को जाग रहे हैं। इन सब चीज़ों से ये मर्ज़ जरियान लाहक हो सकता है। तो डाइट, लाइफस्टाइल वगैरह, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखने से इस मर्ज़ से वो लोग बाहर आ सकते हैं। तो जरियान मर्ज़ अगर इलाज ना करें तो वो बढ़ता चला जाता है, और इवन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वगैरह की तरफ भी वो जा सकता है। तो इसीलिए जैसे ही छोटा मोटा इंडिकेशन मिल जाए, इमीडिएटली आप लोग इलाज के लिए आ जाएं, या आप उसको कैसा कंट्रोल करना, क्या करना, उसके तदाबीर इख्तियार करना चाहिए। अब इसमें दो तरीक़े से कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं इमीडिएट, उनको हम ताकत नहीं दे सकते। उनको एक तरफ हम ताकत की दवाएं देके उनको, अगर हम आप पार्टिसिपेट करिए, मतलब सेक्स में वगैरह करिए, बल्कि हम नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे ही हम ताकत वगैरह की दवाएं देंगे तो फिर से और वो जारी होगा और निकलेगा, गर्म दवाएं रहेंगे वगैरह। तो इस तरीके से पहले स्टेज में, पहले मराहल में आपको एक ऐसी लाइफ गुजारना है कि आप सेक्स के बारे में सोचना ही नहीं है। उसे तनासुल सिर्फ और सिर्फ आप पेशाब के अखराज के लिए रख लेना, आप दूसरे इस बारे में सोचना नहीं। सिर्फ सोचने से ही आपको उस तरफ ताल्लुक से, उस तरफ जाने से भी आपको ये मर्ज़ जल्द से जल्द कंट्रोल में नहीं आता। इसीलिए क्या है, अपने सोच को उस तरफ ना ले जाएं, और पहले स्टेज में आप ये कोशिश करिए कि इस मर्ज़ के रोकथाम के लिए आप सेक्स के मुतालिक जो भी बातें हैं, या सेक्स के मुतालिक जो भी आपकी सोच है, आप उसको बंद कर दें, पूरी तरीके से छोड़ दें। सोशल गैदरिंग में जाएं, लोगों में जाएं, उठे बैठें, अपने दोस्तों से बात करें, और ग़िज़ा, अच्छी ग़िज़ा लें, ठंडी ग़िज़ाएँ लें। अब यहाँ पे यही है कि जब ठंडी ग़िज़ाएँ लेते हैं, जब वो ठंडी दवाएं जो भी हम देते हैं वो लेते हैं, तो हम आप सेक्सुअली आप इंटीमेट नहीं हो सकते। आपको रुकना पड़ेगा, आपको रेस्ट लेना पड़ेगा, आपको वो तर्क करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको, आप जैसे ही आप में वो रिटेंशन कैपेसिटी आएगी, तब आप आगे का स्टेज में जा सकते हैं, जैसे कि। तो इस तरीके से मर्ज़ जरियान के बारे में हम पिछले हफ्ते भी बात किए थे। नाज़रीन को अगर कुछ डाउट है उस ताल्लुक़ से तो आप बात करें, और कुछ ग़िज़ा के बारे में भी, अग़ज़िया के बारे में भी मैं बताऊंगा, डाइट में भी बताऊंगा मैं कि क्या क्या डाइट इस्तेमाल करना चाहिए इन लोगों में। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, वो सब बहुत सारे लोग वो यूज़ करते हैं, जैसा बादाम हो या चने हो वगैरह, वो चीज़ें अभी ये स्टेज पे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो शुरुआत में
कोशिश ये करें कि ठंडी ग़िज़ा लें, बाहर की ग़िज़ा ना लें, घर की ग़िज़ा लें, एक्सरसाइज करें, लोगों में मिले, उठे बैठे बात करें। और होता ये है कि नौजवानों में आजकल रातों में जागना वगैरह जो ज़्यादा होगा, उसके साथ साथ वो लोग ये जो कहते हैं मास्टरबेशन, उसमें बहुत ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं। ये गैर फितरी अमल है, इसे यूनानी साइंस अलाउ नहीं करती, हमें ये नहीं करना चाहिए। इसके वजह से भी वहाँ के नसें कमज़ोर हो जाती हैं, दिमाग हमेशा उस तरफ ही राग़िब होता है। तो हमें उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सबसे पहले अब आपको ये चाहिए कि उनका ख्याल रखें, जल्दी सो जाएं, जल्दी उठें, 7 से 8 घंटे आप नींद लें। तो इसका ख्याल रखने से ये जरियान मर्ज़ में कंट्रोल करने के लिए बहुत हमें मदद मिलती है। ये जरियान के ताल्लुक़ से हम पिछले हफ्ते भी डिस्कस करे थे, और आज भी हमने हो सकता है मुख्तसर एक डिटेल दिए हैं। ज़्यादा इसके बारे में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं या कैसा बनता है, क्या है, ये सारी चीज़ें ना हम यहाँ बोल सकते हैं, ना लोगों को समझने में भी मुश्किल होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि आम ज़बान में बोल सकें कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि मर्ज़ क्या है, इसके रोकथाम क्या है, इसका इलाज क्या है। जी डॉक्टर साहब, ये जो मर्ज़ लाहा होता है उसके सद्देबाप के लिए क्या करना चाहिए? नौजवानों को किस तरीके की ग़िज़ा इस्तेमाल करना चाहिए, या ये दवाओं से ही उसका इलाज होता, या ग़िज़ा के ज़रिए भी इसका इलाज मुमकिन है? हाँ बिल्कुल, ग़िज़ा तो एक ज़रूरी चीज़ है। ग़िज़ा से ही हम मतलब इलाज कर, जैसे कि ग़िज़ाई दवाई कहते हैं हम, ग़िज़ा से दवा का असर लेते हैं। तो वो जो ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं हम, जो कहते हैं, उसमें दवा का भी हम असर लेते हैं, ग़िज़ाई दवाई कहते हैं। तो उस तरीके से ग़िज़ा बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों के ज़िंदगी में, चाहे वो कौन सा भी मर्ज़ हो। ख़ास तौर पे ये जरियान के मर्ज़ में तो बहुत ज़रूरी है। वो बच्चे जो नौजवान होते हैं वो घर में बोलते नहीं, या उनको मालूम नहीं होता, जो जैसा पकता है, मतलब जो घर में बनता है वो खाते हैं, बाहर जाते हैं, ग़िज़ा जैसे कि फ़ास्ट फूड्स वगैरह है वो लेते हैं, मिर्च मसाले की चीज़ें लेते हैं, रोगन तेल वगैरह ज़्यादा है, ऐसी चीज़ें लेते हैं, जिसकी वजह से ये मर्ज़ कम होने का नाम ही नहीं लेता। और ये क्या है, एक पहले ज़माने में ये कहा जाता था कि इससे मर्दानगी को जोड़कर देखते थे। अगर ये जा रहा है, खारिज हो रहा है, तो समझिए वो उसकी मर्दानगी ख़त्म हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, वो औलाद के हुसूल के लिए भी नहीं होता है अक्सर लोगों में प्रॉब्लम ये अब आजकल के नौजवानों में। लेकिन पहले ज़माने के लोग उसको इस तरीके से देखते थे, ये होने नहीं देते थे। तो इस तरीके से आजकल के नौजवानों को भी चाहिए कि ये ना हो, क्योंकि पहले ज़माने में ग़िज़ा वैसी लेते थे, घर की ग़िज़ा खाते थे। आजकल कुछ नहीं मिला, बस ज़ोमैटो ऑर्डर कर दिया, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, ज़रा क्या आ रहा, कैसा बन रहा, क्या है, कुछ पता ही नहीं है। सब तमाम अडल्ट्रेटेड चीज़ें होती हैं। बाहर से हम कुछ ग़िज़ा का इस्तेमाल भी करते हैं, तो ये देखना चाहिए, जैसे तरकारी वगैरह ये वो, तो भी उस पर पेस्टिसाइड्स होते हैं, उसको हम वॉश करें, धोएं, उसके बाद इस्तेमाल करें घर में। ऐसे बहुत सारे तदाबीर हैं जो करने से ये मर्ज़ से अपन दूर रह सकते हैं। ये ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। पहले ज़माने में जो ग़िज़ा हमारे वालिद वगैरह लेते थे, वो लोग बहुत ख्याल रखते थे इन चीज़ों का। एक तो नींद प्रॉपर लेते थे, सुबह 5 बजे उठ जाते थे। आजकल नींद नहीं हो रही, उसमें हार्मोन्स वगैरह का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, जो हम पिछले हफ्ते भी बात किए थे। तो ग़िज़ा तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। ये जरियान से मुताल्लिक़ आपने सैर हासिल गुफ्तगू की डॉक्टर साहब। अब आज का जो उन्वान है, ज़ियाबितुस से मुतासिर लोगों में किस तरीके से मर्दाना बांझपन पैदा होता है, और ज़ियाबितुस इंसानी जिस्म के साथ साथ। एक कॉलर है, हम लेते हैं इनका कॉल, शायद कॉल ड्रॉप हो गया। जी ज़ियाबितुस से मुतासिरा अमराज से जो भी मुतासिर हैं मरीज़ों में, उनमें क्या बोलते सो किस नौयत का बांझपन होता है? बांझपन पिछले हफ्ते हम डिस्कस किए थे। ये
बांझपन मेल्स में भी फीमेल्स में भी होता है, यानी मर्द हजरात में भी होता है और औरतों में भी होता है। बांझपन हम जो डिस्कस किए पिछले हफ्ते, वो मर्द हजरात में है। तो मेल इनफर्टिलिटी कहते हैं, वो इक्वली दोनों भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि हम पिछले हफ्ते में भी डिस्कस किए थे। बांझपन आज हम जो स्पेशल डिस्कस करेंगे, स्पेशली हम जो गुफ्तगू करेंगे ज़ियाबतीस से मुतासिरा लोगों में बांझपन का आना। ज़ियाबतीस जो है वो दो किस्म की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो होता है, इसमें अक्सर क्या है, लोगों में इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। तो ये लोगों में डायबिटीज़ के ये जो मुतासिरा लोग हैं इसमें मेल इनफर्टिलिटी कुछ ज़्यादा हद तक होती है। तो हमें टाइप 1 टाइप 2 के बारे में बात करना है। एक कॉलर है, आप कॉल लेते हैं, फिर बात करते हैं इस ताल्लुक से। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक ये कॉल ड्रॉप हो गया। तो हम बात कर रहे थे ज़ियाबतीस के बारे में। डायबिटीज़ टाइप 1 जो होता है उसमें ये जो इनफर्टिलिटी होती है बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, एक तो डायबिटीज़ में स्पर्म काउंट, ये जो इनफर्टिलिटी जो होता है उसमें स्पर्म काउंट का कम होना, जिसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। और दूसरा एक कॉलर है, लेते हैं, फिर बात करते हैं इस बारे में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी तो हमें डायबिटीज़ जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसके ताल्लुक से मैं ये कह रहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत का होता है, यानी डीएनए फ्रेगमेंटेशन होता है स्पर्म में। एक सौ स्पर्म होता है, उसमें डीएनए होता है, उसमें डीएनए फ्रेगमेंटेशन होता है, उस हद तक जाता है। तो ना एक कॉलर है, देखते हैं हम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल ड्रॉप हो रहा है। तो इसमें जो दूसरा टाइप 2 डायबिटीज़ है, ज़्यादातर लोग मुतासिर हैं, अपना शुगर कंट्रोल में नहीं रखते हैं, उन लोगों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है, नॉर्मली जो गोलियां खाते हैं लोग और शुगर को अपना कंट्रोल में रखते हैं, उन लोगों में ये दिक्कत आती है। उसके जो डायबिटीज़ का इफ़ेक्ट होता है। एक कॉलर है, लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी बोलिए। जी जी फरमाइए। जी जी कमर में दर्द हो रहा। अच्छा, किसको? आपको? उम्र क्या है आपकी? 35 ईयर्स। कमर में दर्द है? अच्छा अच्छा अच्छा, कमर में दर्द हो रहा है आपको कितने दिनों से? जी जी, कोई एक्सरे वगैरह करवाए आप? एक्सरे वगैरह कुछ करवाए आप? जी जी जी, हाँ हाँ, वो देखना पड़ेगा ये क्यों हो रहा। अक्सर कमर का दर्द जो है कैल्शियम डिफिशिएंसी से होता, कोई वज़न उठाने से होता, कुछ रीढ़ की हड्डी में गैप आने से होता। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे मोटे जांच करवाना पड़ेगा उसके लिए। एक बार आप स्क्रीन पे नंबर है, आप कॉल कर लीजिए और आके मिलिए, इंशाल्लाह फिर देखेंगे। जी हाँ, स्क्रीन पे है, देखिए नंबर, वो नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, इंशाल्लाह आपको अपॉइंटमेंट देते हैं, आप आके मिल सकते हैं। जी जी, जज़ाकल्लाह। जी, तो ये जो डायबिटीज़ का जो है बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि 6 कपल्स हैं, तो एक में ये इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम रह रहा। तो हमें देखना ये चाहिए कि इनफर्टिलिटी का आजकल फर्टिलिटी सेंटर्स भी बहुत बढ़ रहे हैं, लोग बहुत खर्चा कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, तो लोगों को एक अवेयरनेस भी नहीं है।
पहले नेचुरल वे में ट्राई करें। डायबिटीज़ जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो शुगर को कंट्रोल में रखें, एक्सरसाइज करें। आपको 180 आपका फास्टिंग आ रहा है, 250 आपका पोस्ट लंच आ रहा है, तो कहाँ से स्पर्म का हेल्दी स्पर्म रहेगा? तो ये नहीं रहेगा, ये नहीं होने वाला है। आपको शुगर को कंट्रोल में लाना ही पड़ेगा। तो एक कॉलर है, देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरे वालिद को है ना 16 साल से शुगर है जी जी जी, उसकी वजह से हड्डियां कमजोर होती हैं क्या? जी हाँ, ये डायबिटीज़ के वजह से हड्डियां कमज़ोर होती हैं, और डायबिटीज़ के वजह से ये जो दूसरे अज़ा हैं बॉडी के, वहाँ पर भी असर पड़ता है। तो इसके लिए डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ अगर वही उसी ताल्लुक से बात कर रहे थे, डायबिटीज़ अगर जो नॉर्मल रेंज है उसमें नहीं रह के ज़्यादा हो गया तो बहुत परेशानी है। अब चूँकि बहुत सारे लोग एजेड होते हैं, बहुत वज़न ज़्यादा होता है, वो लोग एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर पाते, तो उन लोगों में ये प्रॉब्लम होता है। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखते हुए थोड़े दवाएं होते हैं, यूनानी दवाएं लेने से उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो पैदा होते हैं वो सब साइड इफ़ेक्ट्स दूर कर सकते हैं हम। तो इंशाल्लाह उससे उनको शिफा मिलेगी। जी, स्क्रीन पे नंबर है और डिटेल में आप बात कर सकते हैं इस पर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। तो ये डायबिटीज़ से ऐसे होता है, हड्डियों पे असर पड़ता है, आंख पे असर पड़ता है, डायबिटीज़ से किडनियों पे असर पड़ता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो डायबिटीज़ जो टाइप 2 होता है उससे स्पर्म काउंट पे भी असर पड़ता है कम। ये ज़ियाबतु से आज़ाए रईसा के साथ साथ मर्दाना क्या बोलते हैं कमजोरी भी पैदा हो सकती है। कमजोरी पे भी हो सकता है। जी, जी। डायबिटीज़ बहुत इम्पोर्टेंट आजकल टॉपिक हो गया, उस तरह से अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। ये जो ओलिगोस्पर्मिया होता है डायबिटीज़ से मुतासरा लोगों में, यूजुअली क्या है, बहुत काउंट कम हो जाता है, तो ओलिगोस्पर्मिया होता है। और अगर उसके नॉर्मली अभी लेडीज़ में भी ये ज़्यादा हो रहा है, जेंट्स में भी हो रहा है, सेम रेशियो है। तो पहले हम औरतों के जांच को ना जाके मेल जो रहते हैं, मर्द हजरात जो है, एक छोटा सा सेमेन एनालिसिस कर लेने से पता चल जाता है कि उन लोगों में डिफेक्ट है नहीं है। वहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट कम हो जाता है, या उसकी मॉर्फोलॉजी सही नहीं रहती, या उसमें एजोस्पर्मिया बिल्कुल एक भी स्पर्म नहीं होता। इसके ताल्लुक से हम आगे बात करेंगे। तो जी डॉक्टर साहब, एक वक्फे के बाद एक वक्फा लेंगे हम अब, उसके बाद में फिर डॉक्टर साहब से मुलाकात होगी, फिर तफसीली गुफ्तगू होगी मुख्तलिफ अनावीन पर। टीटीवी की खुसूसी और मुनफरिद पेशकश। आइए अपनी खुशियों और जश्न को दोबारा कीजिए। शादी ब्याह हो या वलीमा तकारीब, बच्चों की सालगिरह हो, तस्मिया ख्वानी हो या हकीकत, आला तालीम के लिए बैरून मुल्क रवानगी हो या कोई और तकरीब, मुबारकबादी पयामात के जरिए अपने खूबसूरत और हसीन लम्हात को यादगार बनाइए। टीटीवी पर इश्तिहार के जरिए अपने दोस्त व अहबाब और अजीज व अकारिब के साथ खुशियों और मसरतों को शेयर कीजिए। आपकी खुशियों का रंग टीटीवी के संग, खुशियों की सौगात टीटीवी के साथ। तफसीलात के लिए इस नंबर 8977900753 पर राब्ता कीजिए। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए टीटीवी की खुसूसी पेशकश। सेहत के मसाइल की यकसुई के लिए हर हफ्ता रात 10 ता 10:30 बजे माहिर तिब से खुसूसी मुलाकात। क्या मर्दाना अमराज के मसाइल आपको परेशान कर रहे हैं? क्या आप आसाबी और जिस्मानी कमजोरी का शिकार हैं? क्या आप शुगर से परेशान हैं? क्या आप जोड़ों में दर्द की वजह से चलने फिरने से कासिर हैं? क्या आप गुर्दे और पित्ते की पथरी के बाइस दर्द से बेहाल हैं? आइए अपने मसाइल के हल के लिए राब्ता करें। तमाम अमराज का तशफ़ी बख्श और कामयाब यूनानी इलाज। टीटीवी न्यूज़ के लाइव प्रोग्राम में अपने मसाइल की यकसुई के लिए कॉल करें
इस हफ्ता मशहूर व मारूफ जनरल फिजिशियन डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान बिस्मिल्लाह यूनानी क्लिनिक से खुसूसी मुलाकात। नाजरीन, वक्फे के बाद टीटीवी के मकबूल आम प्रोग्राम हेल्थ केयर में आपका फिर एक मरतबा इस्तकबाल है। डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान साहब हमारे दरमियान हैं। वो आपको मर्दाना कमज़ोरी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ उमूर पर वाकिफ़ करवा रहे हैं। ये हमारा लाइव प्रोग्राम है। नाजरीन, आप फ़ोन के ज़रिए भी अपने मसाइल को डॉक्टर साहब से रुजू कर सकते हैं या फिर बनफ्स नफीस उनके क्लिनिक पर जा सकते हैं। ख़वातीन के इलाज व मुआलजे के लिए माहिर अमराज़ निस्वां का भी नज़्म है, वो भी रुजू हो सकती हैं और बात कर सकती हैं। डॉक्टर साहब आज ज़ियाबितुस से मुतासिरा मर्द हजरात में बाँझपन के मुताल्लिक़ तफसीली गुफ्तगू कर रहे हैं। इस ताल्लुक़ से भी आप कॉल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हम ये बात कर रहे थे कि एक आम बाँझपन का शिकार फ़र्द और ज़ियाबितुस से मुतासिरा बाँझपन के मर्द का शिकार फ़र्द के दरमियान इलाज व मुआलजे में किस तरीक़ा फ़र्क रहता है? जी हाँ, ये ज़ियाबतीस से मुतासिरा लोगों में हमें वही देखना है कि शुगर लेवल्स कंट्रोल में है या नहीं। HbA1c जो होता है वो 7 के अंदर रहना है। HbA1c एक पैरामीटर होता है कि शुगर गुड कंट्रोल में है या गुड कंट्रोल में नहीं है या डायबिटिक है या ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि शुगर को कंट्रोल में रखें। सबसे पहले आपका शुगर होता है 250, अक्सर हमारे पास क्लिनिक में आते हैं पेशेंट्स, शुगर होता है 250 पोस्ट लंच जो है खाने के बाद में, खाने से पहले 150 के ऊपर। अभी भी मैं जो बोला ऐसा नहीं होता। इसमें हेल्दी स्पर्म्स नहीं बनते। इसमें जो प्रोसेस होता है, जो स्पर्म काउंट बनने का, बढ़ने का, ये सारा प्रोसेस रुक जाता है। इसमें क्या है, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो भी बहुत मुश्किल से अपना काम अंजाम देते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मल इंडिविजुअल्स में आप दवाएं दे सकते कर सकते हैं, अपन इलाज कर सकते हैं, बहुत जल्दी उसका रिस्पांस आ जाता है। शुगर से, डायबिटीज से जो मुतासिरा लोगों में, उन लोगों में हमको शुगर फ्री दवाएं देना पड़ता है। ऐसा बहुत सारे दवाएं ऐसे हैं जो कि शुगर के बेस पे बनाए जाते हैं, लेकिन इन लोगों में वो दवाएं नहीं दे सकते, क्योंकि एक तरफ हम शुगर को कंट्रोल करते हैं, शुगर के वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स पैदा होते हैं उनको दूर करते हैं, उसके साथ साथ हम स्पर्म काउंट वगैरह बढ़ने के दवाएं देते हैं। तो इस तरीके से इनका इलाज बिल्कुल टोटली डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से हमें देखना ये चाहिए कि सबसे पहले शुगर को कंट्रोल करें, लाइफस्टाइल जो है उनका वो चेंज करें, सुबह में एक्सरसाइज करें, 10-15 मिनट ब्रिस्क वॉक कहते हैं, वॉक करें। इससे खून का दौरान अच्छा होता है, ब्लड सप्लाई सही जाती है वहाँ पे। अच्छे ग़िज़ा लेने से जो अच्छा डाइट अंदर जाता है उससे भी ये स्पर्म्स वगैरह हेल्दी बनते हैं। तो हमें सबसे पहले ये ख्याल रखना चाहिए कि एक शुगर लेवल्स जो है वो कंट्रोल में रहे। बाज़ लोगों को कितना भी कोशिश कर लें शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं आते। उसकी वजह यही होती है कि एक्सरसाइज नहीं होता, तो उसमें अंग्रेज़ी दवाओं का डोसेज बढ़ते रहता है। वो लोग एक गोली देते हैं, उससे नहीं कम रहा, एक और गोली इजाफा करते हैं, फिर एक और गोली इजाफा करते हैं, नहीं होता तो इंसुलिन पे जाते हैं, फिर उसके बाद में और भी कुछ वगैरह इंसुलिन आए आजकल के जो सोफिस्टिकेटेड हैं वगैरह। तो उससे अच्छा यूनानी दवाएं हैं जिससे कि हम विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स शुगर को कंट्रोल में ला सकते हैं, जिससे अगेन फिर आपके सेक्सुअल हेल्थ पे असर पड़ता है। शुगर के वजह से वहाँ के रगें दबती हैं, ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाता, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जो आर्टरीज़ हैं वहाँ पे वो तंग हो जाती हैं, उसमें फिर वो ईडी वगैरह होता है, जिसकी वजह से लोग सही बिस्तर नहीं कर पाते हैं। अगर सही मुबाशरत, सही बिस्तर, सही इरेक्शन नहीं आया तो वहाँ पे आपको जो है सो एजैकुलेशन वगैरह सही नहीं होता, तो फिर अब बच्चे पैदा करने में भी मुश्किल होता है। तो इस तरीके से
लोग बहुत परेशान होते हैं। उन लोगों का दो ही चीज़ों में लोगों का एक डिसाइड होता है कि हम एक जो इको जो कॉन्फिडेंस लेवल वो होता है, एक सही वो लोग का जो एरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर किसी में है तो वो परेशानी होती है, अगर किसी में स्पर्म्स ना हो और औलाद नहीं हो रही तो वहाँ पे वो लोग परेशान होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ गिर जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका ख्याल रखने के लिए अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, सही ग़िज़ा लें, शुगर को कंट्रोल में रखें। साथ में मैं ये एडवाइस करूँगा कि यूनानी दवाएं लें, जिससे यूनानी एक ऐसे सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये दवाएं पूरे हम एक क्रूड फॉर्म में देते हैं जिसमें कोई केमिकल्स नहीं होते हैं। यूनानी दवाएं जो इस्तेमाल करते हैं वो दवाएं अंदर बॉडी में जाके सिर्फ और सिर्फ अच्छे असरात ही पैदा करते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। अंग्रेज़ी दवाओं में इसके बरक्स बाज़ लोगों को शुगर की गोली लिखते हैं, उसकी वजह से फिर एक साइड इफ़ेक्ट पैदा होता है, थोड़े दिनों में फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, उसकी एक गोली ऐड हो जाती है, फिर एक उसके थोड़े दिनों के बाद में एक एसिडिटी पैदा होती है, फिर एक उसकी गोली देते हैं, फिर खून पतला होने की एक टैबलेट देते हैं, फाइल बनती जाती है। उसके बरक्स हम फिर उसको अब वो एक टैबलेट जो है हम ये अंग्रेज़ी दवाएं इमीडिएट नहीं रोकते शुगर के लिए, अपनी दवाएं देते हैं आहिस्ता आहिस्ता, एक के बाद एक दवाएं उसमें से कम करते चले जाते हैं। तो इससे ये केमिकल्स जो है बाहर के जो एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, एलोपैथिक का अपना एक है, उसकी एक अहमियत बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसका ऐसा नहीं है कि उसका नहीं है। पेशेंट मर रहा है, इमरजेंसी है, हार्ट अटैक है, फलां है, आपको अंग्रेज़ी दवाओं को ही जाना पड़ेगा, एलोपैथिक को ही जाना पड़ेगा। लेकिन मुज़बिन अमराज, क्रॉनिक बीमारियां जो होते हैं उनके लिए, जो बहुत सारे बीमारियां ऐसे हैं जिनके लिए यूनानी दवाएं बहुत बेहतरीन साबित होते हैं। तो यूनानी दवाओं के लिए आप लोगों में भी अवेयरनेस है, बहुत सारे लोग आजकल इस तरफ आ रहे हैं। इसको पूरी दुनिया में अल्टरनेट मेडिसिन, इसको एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कह रहे हैं, ना सिर्फ यहाँ बल्कि सारी दुनिया में ये दवाएं इस्तेमाल में हो रहे हैं। मेरे पास बैरून मुल्क बहुत सारे मरीज़ हैं जो अपने कंप्लेंट्स बोलते हैं, अपने कंप्लेंट्स बताते हैं। फ़ोन पे हम एक अपॉइंटमेंट लेके जो भी गुफ्तगू होती है उनके अपने कंप्लेंट्स बोलते हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर। उसके बाद हम दवाओं को हम लोग भेजते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग हज़ारों लोग हैं जो पिछले 20 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बहुत अच्छे हो गए वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत वेरियस प्रॉब्लम्स जो भी हैं उन लोगों के मुख्तसर वक्फे में ठीक हो गए वो लोग। तो इस तरीके से आप लोग भी कोशिश करिए कि नेचुरल तरीके से मतलब ये दवाएं इस्तेमाल करके अपना प्रॉब्लम दूर करें। ये आम बांझपन के इलाज में और शुगर के इलाज का प्रोसेस लेंथी चलता क्या? लेंथी बिल्कुल नहीं चलता। शुगर का इलाज शुगर पेशेंट्स में हो या अपने आम लोग हों, इन लोगों में मैक्सिमम 3 से 4 महीने में इलाज हो जाता है। जी। मैं इससे पहले भी बताया था, 1-2-3 महीने के अंदर ही कंसीव करते हैं, बशर्ते के फीमेल में कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से मेल में होता है। देखिए, नॉर्मली हेल्दी स्पर्म्स होना है, स्पर्म का प्रोडक्शन होना है, उसके लिए हमें देखना ये है कि हार्मोन्स भी सही रहे और टेस्टिस में स्पर्म सही बने और इजैकुलेशन हो, मतलब जब खारिज होता है, जब बिस्तर करते हैं, जब वो जाता है, तो ये बाहर का है। तीनों पार्ट्स देखना ज़रूरी है। अब मान लीजिए जैसा कि स्पर्म बनने के लिए जो प्रोसेस होता है, FSH जो हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में, उसे LH हार्मोन होता है। ये हार्मोन्स दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहाँ से इफराज होके आते हैं, तो वो गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स कहते हैं। फिर ये टेस्टिकल्स में, वहाँ पे उसका प्रोडक्शन होता है, वो ज़रूरी है उसके ताल्लुक से। तो इस तरीके से अगर वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे कम होता है, तो हमको चाहिए कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो हुआ है उसको सही करें। इस तरीके से हमको देखना है। जैसे FSH जो है ये फीमेल हार्मोन होता है। ये फीमेल हार्मोन जो होता है, इसकी अगर ज़्यादा बढ़ जाए, इसका अगर ब्लड में इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए और टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम हो जाए, इसके रेशियो से देखते हैं हम कभी कभी। हमारे पास रिसेंटली एक पेशेंट आए थे जिनका FSH लेवल जो है, जिनका एस्ट्रोजन लेवल जो है 70 के ऊपर था।
जी। तो वो एस्ट्रोजन लेवल के वजह से उनको वहाँ पर मतलब स्पर्म सही बन नहीं पा रहे थे। ये गिरते गिरते स्पर्म काउंट एजोस्पर्मिया हो गया था वहाँ पे। जी। तो एजोस्पर्मिया मतलब एक भी स्पर्म नहीं था। तो फिर हम मेडिसिन्स दिए, अपने मेडिसिन्स देने के बाद में हार्मोनल इम्बैलेंस सही हुआ उनको। 1-2-3 महीने में ही उनको मतलब ये जो 20 मिलियंस तक स्पर्म का हमको जो है सो सेमेन एनालिसिस में मालूम हुआ। तो इस तरीके से उसका मोटिलिटी भी बढ़ी और उनको मतलब अभी ये पेशेंट है अभी अपने पास, उनका इलाज चल रहा है। एक पेशेंट है रिसेंटली मेरे पास आए थे, आप यकीन नहीं मानेंगे, उनको क्रिकेट खेलते हुए बॉल से और टेस्टिस पर मार लगा, जिसके वजह से वो डैमेज हो गया। एक कॉलर है, हम लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी 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 वालेकुम सलाम, बोलिए। वालेकुम सलाम, हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब मेरे को शुगर हाई बढ़ते जा रहा हूँ, हाँ मेरा चक्कर और नींद आ रही मेरे को ज्यादा। जी जी जी, क्या उम्र है आपकी? मेरी देखिए ये 46 है। 46 है, जी 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 जी। अच्छा, अभी अभी कितने बच्चे हैं आपको? मेरे 2 बेटे छोटे हैं, बड़े नहीं है, 10 साल जी जी और 11 साल के। जी 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 जी, चलो मैं अभी अभी आपको जवाब देता हूँ इसका, इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सलाम। सवाल था, जी जी ये शुगर होने की वजह से कुछ बच्चे होने में कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? जी मैं वही उसी ताल्लुक से बात कर रहा हूँ। शुगर ज़्यादा रहने से क्या है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। उसी ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं। शुगर के वजह से एक हेल्दी स्पर्म नहीं बन पाता। ये हेल्दी स्पर्म नहीं बनने से, उसकी मोटिलिटी वगैरह सही नहीं रहने से ये फर्टिलिटी यानी कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है। तो शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक्सरसाइज करें, उसके लिए डाइट अच्छी लें। उसी ताल्लुक से मैं बात कर रहा था। आपको अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, ये था मतलब ये जैसा रिलेटिव में शादी करे तो बच्चों में प्रॉब्लम होती है बोल के बोले थे, तो ये बात नहीं है या फिर ऐसे ही मतलब? हाँ वो क्लोज रिलेटिव्स में परहेज करना ही बेहतर है। कंसैंग्विनिटी मैरिजेस बोलते हैं इसको। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि क्लोज रिलेटिव्स में जब शादी होती है तो कुछ भी अबनॉर्मलिटीज होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। तो करेक्ट है, अपना होने के चांसेस। हाँ ये पैदा, हाँ सब में नहीं होते, जो अपने पास है अलाउड इस्लाम में, उसमें बरकत ही बरकत है, कोई गलत काम नहीं होता, कभी कोई गलत नहीं होता। लेकिन साइंस ऐसा बोलती है कि थोड़ा अवॉइड करना चाहिए इसमें, ऐसा है। जी जी कोई बात, जज़ाकल्लाह। तो वो शुगर के बारे में बोल रहे थे। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जी हाँ बोलिए। डॉक्टर साहब शुगर हाई हो जा रही जी जी और चक्कर सा आ रहा मेरे को। हाँ हाँ मैं अभी बोलता हूँ। ये क्या है, शुगर को आप कंट्रोल में रख लीजिए। शुगर की गोलियां वगैरह दवाएं। शुगर कितनी रहती है आपको? फास्टिंग कितनी रहती है आपको? मेरे को देखिए 260 कभी 320 नहीं नहीं नहीं, ऐसा बताते जा रहे हो। हाँ हाँ नहीं नहीं बिल्कुल गलत है। शुगर आपका बहुत अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ बोलते हैं इसको। शुगर कंट्रोल में नहीं रहने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आप फौरी आप जो है सो दवाएं जो भी ले रहे हैं रेगुलरली ले लीजिए। अगर उसमें प्रॉब्लम हो रहा, कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप हमारे पास आइए, मिलिए इंशाल्लाह। गोलियां ले रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, तो आपको दवा गोलियाँ आप वही अनकंट्रोल, मैं 3 टाइम खा बोले, उसके बाद में 2 टाइम खाना शुरू करा मैं। हाँ वही वही, तो आप उसको रेगुलराइज करना पड़ेगा। वो कैसा लेना क्या है। हाँ ये आप मेडिकल गोलियों के साथ साथ आप थोड़ा यूनानी दवाओं का भी इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह वो उसके वजह से जो साइड इफेक्ट्स है वो कम हो जाते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बोलिए सर। जी 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 बोलिए। हाँ हेलो। हाँ वही है कि अभी ये तो पहले अभी आजकल क्या कर रहे हैं, प्री मैरिटल टेस्ट बोल के करवा रहे हैं। बहुत सारे लोग करवाते हैं। अब अपने मुआशरे में तो अपने सोसाइटी में वो अभी आम नहीं हुआ। प्री मैरिटल टेस्ट में सेमिनल। जी आपके पास है?
हाँ, वो अक्सर लोग अगर आते हैं अपने मतलब इम्पोर्टेंट तो नहीं है, अक्सर यही देखना है कि मतलब परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास आए तो हम कुछ ज़रूरी टेस्ट करते हैं या देखकर बोलते हैं, एग्जामिन करने के बाद में बोलते हैं कि हाँ ये मतलब फिट है। ऑपरेशन करेगा उसका क्या करना है? जी ये ऑपरेशन करेंगे कुछ क्या करना है? हाँ, वो आप उनको लाइए, आप डिटेल में बात करिए, अपन सब इस पे नहीं बोल सकते। मैं आपको उसके बारे में पूरा डिटेल बोलूंगा, स्क्रीन पे नंबर है मेरा। लेकिन मुख्तसर मैं ये बताना चाहूंगा कि अपने सोसाइटी में ऐसा हो रहा कि लोग कमजोरी रखते हुए भी शादी कर रहे हैं, आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। तो अपने प्रॉब्लम्स का इलाज करवाएं, उसके बाद आगे बढ़ें ताकि ये प्रॉब्लम्स ना हो। आप जो पर्सनल आप जो बोल रहे हैं, आप उस ताल्लुक से मेरे से प्लीज वो नंबर पे कॉल करिए, मैं उसका डिटेल बोलता हूँ और उस ताल्लुक से अपन उसको प्रॉब्लम भी डॉक्टर साहब के आके मुलाकात कर जी आप मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे मामलात में बिलमुशाफा आप मुलाकात ही बेहतर है, अपन बात करके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो ये जो डायबिटीज़ है, देखिए इसके वजह से एक साहब हैं, उनको चक्कर आ रही है, उनको परेशानी आ रही है। तो नॉर्मल सिम्टम्स है कि पैर हाथों में जलन होना, वीकनेस होना, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें हैं। शुगर को, डायबिटीज़ तो आपको कंट्रोल में लाना ही पड़ेगा। जब तक नहीं लाए आप तो बहुत मुश्किल है। यूनानी दवाओं से बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आ रहे हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। हमारे पास बहुत सारे दवाएं ऐसे दिए जाते हैं पाउडर वगैरह फॉर्म में। बहुत उसके न सिर्फ शुगर कंट्रोल होती है, शुगर की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स पैदा होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। इस तरीके से इस्तेमाल करने से अपने फर्टिलिटी जो है, ये जो बांझपन है, इस पे जो असर पड़ रहा है ये भी जाता। तो मैं बता रहा था कि एक पेशेंट है, परसों रुजू हुए थे मेरे से अपना प्रोग्राम देख के। तो उनको आज से 2 साल पहले, नौजवान बच्चा है, 2-3 साल पहले कुछ क्रिकेट खेल रहे थे वो, और बॉल आके उनको मतलब जो टेस्टिकल्स जो रहते हैं, पोते जो रहते हैं, वहाँ पर लग गया उनको। अब वो उसका ट्रीटमेंट करवा लिए, वक्तिया हो गया। अब उसके बाद में उनको धीरे धीरे ये डेवलप हुआ के उनकी एक राइट टेस्टिस पूरी तरीके से डैमेज होगी और काउंट धीरे धीरे कम होते होते 1-2 साल में 0 हो गया। तो ऐसे लोग जिनको इंजरी होती है, जो टेस्टिस पे मार लगकर जो टेस्टिस डैमेज होता है, वो परेशान ना हो, वो आए और इस्तेमाल करें। वैसे ही बहुत सारे लोग जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आप बेकरीज में, होटल्स में जो गरम तंदूर वगैरह के पास रहते हैं, उन लोगों में भी ये काउंट वगैरह कम हो जाता है, उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम आता है। वैसे लोग भी हमसे रुजू हों, उसका बेहतरीन इलाज है इंशाअल्लाह ताला, वो हम ट्रीटमेंट में ला सकते हैं। क्योंकि स्पर्म काउंट अगर 0 भी हो गया तो भी हम इन ऐसे मरीजों में अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जी, ये शुगर के मरीजों जो उमुल अमराज के तौर पे ये आगे बढ़ रही है, बच्चों में भी आजकल हो रही है, तो इस ताल्लुक से क्या एहतियात के मशवरे हैं आपके पास? फिर अगेन वही डाइट का ही मसला आता है और एक्सरसाइज का ही मसला आता है, वो नींद। हाँ, एक है कुछ परसेंटेज आप लोगों में ये मोरिसी भी होता है। एक एज के बाद में आप कितना भी रोकथाम करो वो आती है, उसके बाद कंट्रोल करना आपके हाथ में रहता है। बहुत सारे लोग होते हैं 70, 75, 80 साल भी होते हैं, शुगर के बराबर टाइम टू टाइम शुगर के, डायबिटीज़ के दवाएँ लेते हैं और हेल्दी रहते हैं। तो इनिशियली मैं तो ये कहूँगा, इनिशियली अगर किसी को डिटेक्ट हुआ, किसी को डायबिटीज़ हुआ, तो वो हमसे आके मिले। कोई अंग्रेज़ी दवाएं स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम दवाएं देते हैं। उससे इतना होता है कि बॉडी को ही हम जो है सो ये कर देते हैं। एक्चुअली डायबिटीज़ होता क्या है? डायबिटीज़ होता है कि अपने बॉडी में इंसुलिन की कमी होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। इंसुलिन की कमी होती है जिसके वजह से हमें जो है सो जो अपने पैंक्रियास जो होते हैं उसमें जो ग्लैंड होता है, एक बीटा सेल्स बोल के होते हैं, वो इंसुलिन सीक्रेट करते हैं। किसी वजह से वो सीक्रेट नहीं कर पाते, तो वो जो इनएक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं, जिसके वजह से बॉडी में इंसुलिन सीक्रेट नहीं होता, इंसुलिन शुगर को कंट्रोल नहीं करता, जिस वजह से शुगर लेवल्स बॉडी में बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से हमें जैसे ही इनिशियली डिटेक्टेड लोगों में हमारे पास आए तो हम
उसका जो डल हो गया, पैंक्रियास में जो खराबी पैदा हुई, उसको ठीक करते हैं अपने यूनानी दवाएं। उसको ठीक करते हुए हम उसका साइड इफेक्ट जो पैदा हुए उसको दूर करते हैं, जिसकी वजह से अच्छा तंदुरुस्त होते हैं मरीज। बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो कि एट द अर्ज थे कि भाई वो अंग्रेजी दवाएं स्टार्ट कर लें, वो अंग्रेजी दवाएं नहीं स्टार्ट करे, अपनी यूनानी दवाएं स्टार्ट करे, शुगर कंट्रोल में रखे, न सिर्फ औलाद है बल्कि ट्विंस हुए उनको। तो ऐसे भी मरीज हैं हमारे पास जो कि बिल्कुल हेल्दी हैं, शुगर की आज तक भी एक भी गोली नहीं लिए। यूनानी दवाओं का ऐसा है कि कंटिन्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन शुगर पेशेंट्स भी अगर हैं हमारे पास, इनिशियल स्टेज में आते हैं, तो हम लोग 6 महीने 1 साल ऐसा दवाएं उसको देते हैं। उम्र भर ज़िंदगी भर उसको इस्तेमाल करने से तो बेहतर है आप ये छोटा वक्फा है यूज़ कर सकते हैं। कॉलर हैं, आखिरी लेते हैं हम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं, आवाज़ क्लियर नहीं है। तो आज मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो हम 2 टॉपिक्स जो डिस्कस करें, जिरियान जो कि नौजवान बच्चे जो शादीशुदा है या जो बच्चे मतलब नौजवान बच्चे जिनकी शादी अब होनी है और परेशान है कि हमको शायद कुछ हम परफॉर्म नहीं कर सकते या आगे जाके प्रॉब्लम होता है, ऐसे लोग रुजू हों, मुकम्मल इलाज करा लें, 2-3 महीने में फिट हो जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वैसे शादीशुदा लोगों में भी उसका इलाज करवा लें और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी गुजारें, अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करें और बच्चे आप आगे अपने नस्ल को आगे बढ़ाएं। और इसी तरीके से डायबिटीज़ को भी कंट्रोल में रखते हुए यूनानी इलाज को अपनाएं और यूनानी दवाएं इस्तेमाल करके डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें। और ये इनफर्टिलिटी, चाहे वो प्राइमरी इनफर्टिलिटी हो या 1-2 बच्चे हो गए और उसके बाद अगर 5 साल गुजर गए, 8 साल गुजर गए, उन लोगों में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमसे रुजू हो और आप अल्हम्दुलिल्लाह आप ये प्रॉब्लम दूर कर ले सकते हैं और औलाद हुसूल आप कर सकते हैं। नाज़रीन, ये टीटीवी की खुसूसी पेशकश है। सेहत से मुताल्लिक़ मसाइल के लिए हर हफ्ता लाइव प्रोग्राम पेश किया जा रहा है जिसमें आप अपने मसाइल पेश कर सकते हैं। डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान साहब हमारे दरमियान गुज़िश्ता 3 हफ्तों से है। आइंदा हफ्ते तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।